नमस्ते। आज सबसे पहली कहानी आप सुनने वाले हैं इस चैनल पे, और वह कहानी क्लासिक किस्से की सीरीज की सबसे पहली कहानी होगी। और सबसे पहली कहानी होने के खातिर जिस कहानी का चुनाव मुझे करना था आपको सुनाने खातिर, वह है किसी और की कैसे हो सकती है। जब यहाँ पे मौजूदगी उपन्यास सम्राट, कहानी सम्राट की हो, तो उनके ही किसी एक रचना का चुनाव करना बेहद लाजमी सा हो जाता है। और उनकी सबसे पहली कहानी जो मैंने आपको सुनाने खातिर चुनी है, वह कहानी है नमक का दारोगा। और मैं उस उपन्यास सम्राट का नाम ना भी लूं तो आप इस कहानी के रचनाकार की पहचान जरूर ही कर पा रहे होंगे। और वह कहानी बेहद खास है अपने प्रासंग को लेकर, अपने प्रासंगिक होने के इस लंबे अंतराल को लेकर, जो अपने लिखे जाने के समय में जितनी प्रासंगिक थी, आज भी किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी अंश जगह पे उतनी ही प्रासंगिक होती दिखती है। और भविष्य में भी बहुत उम्मीद है मुझे कि वह कहानी इतनी ही प्रासंगिक रहे। और इससे पहले कि मैं इस कहानी को शुरू करूं, कुछ इसके बहुत महत्वपूर्ण किरदार हैं, कुछ इक्के दुक्के हैं, आप उनके विषय में जानकारी जरूर ले लें। सबसे पहले किरदार तो है मुंशी वंशीधर, जिनकी नियुक्ति नमक के दारोगे के रूप में होती है। और यह सबसे मुख्य किरदार है। इनके अतिरिक्त पंडित अलोपीदीन, जो एक जमींदार, एक अमीर इंसान, धनवान इंसान होते हैं और साथ ही साथ दिल के भी अच्छे होते हैं। वह कहानी, ये दोनों मुख्य किरदार हैं। इसके अतिरिक्त मुंशी वंशीधर के पिता, उनकी माता छोटे बहुत से अंश के साथ अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं। और यह कहानी की शुरुआत होती है मुंशी वंशीधर के संघर्ष से लेकर, जहाँ पे मुंशी वंशीधर और उनके साथ ही साथ कई ऐसे युवा वर्ग के लोग होते हैं जो उस वक्त नौकरी की तलाश कर रहे होते हैं। तो मुंशी वंशीधर के पिता का यह सुझाव होता है कि वह जिस नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उन नौकरी की खासियत ऐसी होनी चाहिए, उसमें गुण ऐसा होना चाहिए कि उसकी तनख्वाह इतनी ज्यादा हो या ना हो, लेकिन उसके पीछे अंडर द टेबल की बात, जो पिछली कमाई जिसे कहते हैं, जिसे काले धन की कमाई अगर हम सीधे शब्दों में कह दे तो वो बहुत ज्यादा होनी चाहिए। यानी कि पीछे से आमदनी, मोटी मोटी आमदनी कितनी होती है, वह ज्यादा होनी चाहिए। और उनका एक कहना था कि सैलरी तो एक पूर्णिमा की रात सी होती है, बस एक बार दिखती है, लेकिन ये जो नीचे वाली कमाई होती है, अंडर द टेबल की कमाई, ये रोज रोज की कमाई आपका खर्च उठाती है, आपके छोटे मोटे खर्चों को उठाती रहती है। और ये पूर्णमासी, पूरे मास तक चलने वाली पूर्णिमा की भांति भी इसे कहा जा सकता है। तो इसी तलाश में वकील की नौकरी, इसके अतिरिक्त तहसीलदार और बहुत सारे जितने भी नौकरी पेशे थे, जितने भी नौकरियां वहां पे उपलब्ध थे, उन सबको छोड़कर मुंशी वंशीधर बनते हैं आखिरकार जाकर नमक का दारोगा। और जैसी उम्मीद थी मुंशी वंशीधर के पिता को कि निचली आमदनी, पीछे से होने वाली आमदनी तो इसमें जरूर होगी, और मुंशी वंशीधर के यहाँ पे रहने से उनका रुतबा बढ़ेगा। और भी बहुत सारे फायदे उन्होंने जो अनदेखे तौर पे मुंशी वंशीधर के ऊपर मट रखे थे, उनकी उम्मीद उन्हें पूरी होती सी दिखी। लेकिन मुंशी वंशीधर के वहां पे नियुक्ति होने के बाद ही उन्हें पता चल गया कि ये ऐसा नहीं है। उन्हें क्या पता चलेगा, उनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग है इस कहानी में, जहां पे अलोपीदीन, जिसका जिक्र सबसे शुरुआत में करा गया था, एक महत्वपूर्ण धनवान जमींदार थे। तो एक दिन, एक रात की बात है, एक रात की बात ऐसी होती है कि मुंशी वंशीधर अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, और वो थोड़ी बहुत अर्धनिद्रा में थे, थोड़ी बहुत नींद भी ले रहे थे और ना भी ले रहे थे, ऐसा हम कह सकते हैं। और उन्हें अचानक खड़खड़ की आवाज सुनाई देती है। यमुना नदी के एक छोर से दूसरे छोर तक नाव बस लगे थे, जो एक रास्ते को बना देने का काम कर रहे थे, और उसके ऊपर से कुछ बैलगाड़ियां गुजर रही थी। उनकी आवाज सुनकर ही मुंशी वंशीधर की नींद खुलती है, और जब उन्होंने आगे जाकर वहां से पूछताछ की तो पता चला कि ये किसी जमींदार अलोपीदीन की ये सवारी यहां से निकल रही है। तो फिर उन्होंने उसे
सबसे सामने जो व्यक्ति था उसने उन्हें यह बताया कि उनके पूछे जाने पे यह बताया कि इसमें जो सामान है वह तो बताने योग्य नहीं है, अंदर ही अंदर वो सोच रहा होगा। तो फिर एक हवलदार मुंशी बंशीधर का जाकर वहां चेक करता है। वहां पे जांच पड़ताल, बस छूने से ये पता चल जाता है कि यह तो नमक का ढेर है जो बोरियों में भर कर ले जाया जा रहा है। फिर पूछा जाता है यह कहाँ ले जाया जा रहा है, तो पता चलता है कानपुर इसका गंतव्य स्थान है। तो फिर मुंशी बंशीधर ने उस व्यक्ति से कहा कि जाकर आप अपने मालिक को बुलाओ। मुंशी बंशीधर के कहने पे पंडित अलोपीदीन को झकझोरा जाता है उनके एक सेवक के द्वारा। मुंशी बंशीधर के कहने पर ही वहाँ पंडित अलोपीदीन आते हैं, उनकी हाजिरी लेते हैं। लेकिन वह आश्वस्त थे अपने धन के बलबूते कि धन तो इतनी माँ लक्ष्मी की इतनी बड़ी कृपा है मेरे ऊपर, तो क्या कोई हवलदार कोई दारोगा क्या कर लेगा मेरा। तो बस इसी भरोसे से वह मुंशी बंशीधर का सामना करते हैं और बातें शुरू होती हैं। और उन बातों से शुरुआत में तो ऐसा लग रहा था उन्हें, वह काफी आश्वस्त थे कि मेरा कुछ होना जाना है नहीं, कुछ पैसे देने पड़ेंगे मुंशी बंशीधर को और मैं छूट जाऊंगा। लेकिन शुरुआत की जाती है 5,000 10,000 बस। पंडित अलोपीदीन आग्रह करते हैं कि आप पैसे ले लें, मुझे छोड़ दें, वरना मेरी इज्जत चली जाएगी, मेरा काफी नुकसान होगा। सामान का तो नुकसान होगा, इज्जत का भी बहुत भारी भरकम नुकसान होगा। लेकिन वहां तक मुंशी बंशीधर तो मानने से रहे। 5,000 10,000 20,000 40,000 तक का आग्रह किया जाता है, लेकिन मुंशी बंशीधर टस से मस होते ना दिखते हैं। और फिर मुंशी बंशीधर का उत्तर आता है, आप 40,000 क्या 4 लाख भी दे दो, 4,000 के बदल एवज में आप 4 लाख भी दे दो, तो मैं टस से मस होने वाला नहीं। यह सुनकर पंडित अलोपीदीन के पांव तले जमीन खिसक सी जाती है। उन्हें यह भरोसा ना हो रहा था कि क्या लक्ष्मी इतनी कमजोर हो गई कि धर्म के आगे इतनी जल्दी परास्त हो जाए। उन्हें भरोसा ना हुआ, लेकिन फिर भी वह ले जाए गए। जैसा धर्म के अनुसार होता आना चाहिए था, जैसा विधि के अनुसार होता आना चाहिए था, वह गिरफ्तार किए जाते हैं हवलदार बदलू सिंह के द्वारा। मुंशी बंशीधर के आदेश पर वह गिरफ्तार किए जाते हैं और अगले दिन उनकी पेशी होनी थी अदालत में। लेकिन भले ही वह रात थी, लोग सो रहे थे, लेकिन लोगों की जीभ उनकी जबान चल रही थी और यह खबर आग की तरह रातों रात फैल गई कि मुंशी बंशीधर ने किसी पंडित अलोपीदीन को गिरफ्तार किया है। किसी पंडित अलोपीदीन कहना यहाँ उचित ना होगा, क्योंकि पंडित अलोपीदीन तो पूरे जगह में बहुत ही ज्यादा प्रचलित थे, बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय भी थे और कोई भी ऐसा इलाका ना रहा हो जहां से उनका कोई लेनदार ना रहा हो। उनका व्यवसाय, उनका बिजनेस बहुत बड़ा था, बहुत लंबा फैला हुआ था। और सुबह उनकी अदालत में पेशी होती है इन सब खबरों के फैल जाने के बाद। और धर्म तो एक जगह जीत गया, उसकी जीत हुई एक जगह धर्म की, लेकिन हर जगह धर्म की ही जीत हो ये तय नहीं। तो मजिस्ट्रेट से लेकर क्लर्क से लेकर अदालत के मजिस्ट्रेट, क्लर्क से लेकर वकील तक सब उस लक्ष्मी के आगे झुकते से दिखे। और जैसा अनुमानित था, पक्ष में जो फैसला आना था वह अलोपीदीन के पक्ष में ही आना था और ऐसा ही हुआ। पंडित अलोपीदीन बहुत ही अप्रत्याशित रूप से जीते हुए इस पक्ष को दिखे और यह फैसला सुनाया गया कि पंडित अलोपीदीन पर लगाए गए सारे इल्जाम झूठे हैं और उन्हें बाइज्जत बरी किया जाता है। उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ी और उनके निकलते ही धन वर्षा हुई, लक्ष्मी की घोर कृपा हुई उनके समर्थकों पे और सब खुशी खुशी वहां से निकले। और साथ ही साथ एक पक्ष तो ये था, दूसरा पक्ष था पंडित अलोपीदीन के अतिरिक्त मुंशी बंशीधर का, जिन पे जिल्लतों का घोर सामना करना पड़ा, जिन्हें उन्हें नौकरी से बर्खास्त भी कर दिया गया। और साथ ही साथ सबकी निगाहें जो उनके तरफ दिख रही थी वह अच्छी नहीं थी, बहुत ही व्यंग्यात्मक थी और यह कहती हुई दिख रही थी कि आपने अपने धर्म को दिखाकर क्या ही कर लिया, लक्ष्मी आखिरकार जीत ही गई, आपके धर्म का लक्ष्मी के प्रभाव पर कोई असर नहीं हुआ। और यह कहते कहते कुछ
मुंशी बंशीधर पहुंचते हैं अपने घर, जहां पे इसी तरीके की कुछ दृष्टि दिखाई जाती है उनके पिता के द्वारा, उनकी माता के द्वारा, यहाँ तक कि उनकी पत्नी के द्वारा भी इसी तरीके का कुछ रवैया दिखाया जाता है। और इस रवैये से गुजरते गुजरते कुछ 7 से 8 दिन होते हैं कि पंडित अलोपदीन का आगमन होता है मुंशी बंशीधर के घर के पास। बैलों के रथ की सवारी करते हुए पंडित अलोपदीन पहुंचते हैं मुंशी बंशीधर के घर के पास, जहां पे उनके पिता आगवानी करते हुए उनका स्वागत करते हैं और यह कहते हुए प्रतीत होते हैं कि मैं तो बस बहुत छोटा अभागा सा हूं, जो मैंने ऐसे कपूत को जन्म दे दिया जो आपकी महानता, आपके धन की प्रतिष्ठा को समझ ही ना पाया और आपको गिरफ्तार करने की इसने जरूरत की। लेकिन पंडित अलोपदीन, जैसा कि शुरुआत में कहा गया था, इस धर्म के मामले में भले ही कुछ व्यवसाय के मामले में गलत काम करते दिखे, लेकिन धर्म की अहमियत उन्होंने समझी। उन्होंने कहा कि ऐसी बात नहीं है। मुंशी बंशीधर के पिता से, आपका बेटा कपूत तो बिल्कुल नहीं है, पूत है, लेकिन कपूत तो बिल्कुल नहीं हो सकता, यह सपूत है। और इसकी प्रामाणिकता को दर्ज कराते हुए, इसका स्पष्टीकरण, इस सच्चाई को व्यक्त करते हुए उन्होंने उनके बेटे को, मुंशी बंशीधर को, अपने धन का संयोजक, उसका मैनेजर नियुक्त किया 6,000 वार्षिक तनख्वाह के साथ, जहां पे उनके रहने, खाने और आने जाने का खर्च उससे हटकर देना तय हुआ था। मुंशी बंशीधर के आंखों में कृतज्ञता के आंसू दिखते हुए, टपकते हुए दिखे, जो जमीन पे बूंद बूंद होकर गिर रहे थे। उनकी आंखें भर आई थी और मुंशी बंशीधर ने उन्हें गले लगा लिया, उनके धर्म की महानता अपने हृदय में छुपा कर रखते हुए। इस तरीके से यह कहानी ख़त्म होती है और एक बहुत महत्वपूर्ण सीख देकर जाती है। वह सीख अपने प्रसंग को बरकरार रखते हुए, अपने लिखने के दौरान भी, आज भी और भविष्य में भी जो बरकरार बहुत ही बलबूते के साथ ज़रूर रहेगी। आप इतने प्यार से इस कहानी को सुना, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं किसी नए एपिसोड में फिर से, क्लासिक किस्से के इस सीरीज में किसी अच्छी कहानी को। बहुत बहुत शुक्रिया।